हेलो दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा डिटेल आ चुका है। इसका एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूं और उससे पहले जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी वो वीडियो भी बना दिया था। इस वीडियो को बनाने के पीछे खास पर्पज ये है कि कैलकुलेशन कैसे करें। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि मैंने तो ज्वाइन इतने साल पहले किया था, मैं तो बीच में कहीं डेपुटेशन में चला गया था, 5 साल मेरा पेंशन कंट्रीब्यूशन कटा नहीं, अगर मैं कुछ पैसा बीच में निकाल लेता हूं तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें देखते हुए कैलकुलेशन एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है इसकी। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं कवर करूंगा कैलकुलेशन का पार्ट। बेसिक बातें पीछे वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में भी कुछ बेसिक बातों के बाद जो इस सर्कुलर की बेसिक जो पॉइंट्स हैं उनको मैं लास्ट में करूंगा। पहले मैं कवर करूंगा आपकी कैलकुलेशन वाला पार्ट, क्योंकि कुछ लोगों ने हो सकता है पुराना वीडियो देख लिया हो। जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आ पाएगा कि ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम्स है ये क्या है। अगर अभी तक आपने इतना वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलत बात है दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं आपके बेनिफिट के लिए। जितनी भी जानकारी होती है, कॉम्प्लिकेटेड जानकारी को एक सिंपल फॉर्म में हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसके सबसे पहले मुख्य पॉइंट पे बात कर लेते हैं। चलिए अब चलते हैं कंप्लीट सर्कुलर की ओर। पहले मैं कैलकुलेशन पार्ट करूंगा, उसके बाद बेसिक बातें, क्योंकि बेसिक बातें वही हैं लगभग। तो पहले आप कैलकुलेशन पार्ट देख लीजिए। अगर किसी ने पुराना वीडियो नहीं देखा तो या तो कैलकुलेशन पार्ट के आगे का वो वीडियो पहले देख लीजिए, तब इसको देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन जिन्होंने पुराना वीडियो देख लिया उनके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो ये पूरी कैलकुलेशन का फंडा है वो 5 पॉइंट पे निर्भर करता है। और वो 5 पॉइंट क्या है? जैसे रिटायरमेंट के समय यानी पेंशन एलिजिबिलिटी के समय पिछले 12 महीने का जो भी उसने मूल वेतन लिया हुआ है उसका औसत क्या है, यह है पॉइंट नंबर 1। कोई भी कर्मचारी 25 साल की सेवा कर लेता है, यानी 25 साल इंटू 12 यानी 300। तो इसको क्यों नाम दिया गया है कि भाई इतनी जो है क्वालिफाइंग सर्विस है एक तरह से। तो 300 महीने की सर्विस वाला बंदा अगर है वो, या उससे ज्यादा वाला। तीसरा पॉइंट आता है कि उस कर्मचारी ने अपने सारे कंट्रीब्यूशन टाइम से जमा किए हैं और कोई भी चूक नहीं करी है, यानी 25 सालों तक या उससे ज्यादा समय तक अगर उसने पूरा अपना पेमेंट किया है तो। अगला पॉइंट है कर्मचारी ने निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न, यानी डिफॉल्ट पैटर्न का मतलब है कि जो जैसे एनपीएस में होता था कि जो भी गवर्नमेंट पैसा डाल रही है उसका डिफॉल्ट पैटर्न उसने फिक्स कर रखा है। आप अपने वाले पैसे के लिए किसी में कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो डिफॉल्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही उसने चुना हुआ है। वो अपनी तरफ से कोई भी उसमें 19-20 नहीं कर रहा है। पांचवा पॉइंट है उसने कोई भी विड्रॉल नहीं किया है। बीच में कभी कभी ऐसा होता है, जरूरत पड़ जाती है, एनपीएस से भी हम विड्रॉल कर लेते हैं, तो ऐसा विड्रॉल तो नहीं किया है, क्योंकि इससे आपकी ओवरऑल पेंशन पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इसमें अगर सबसे पहला जो केस लिया गया है उस केस में ये बताया गया कोई भी बंदा इन पांचों पॉइंटों को पूरा 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 करता है तो। अगर आप अपनी सही जानकारी चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया गया, उस लिंक में अपना ज्वाइनिंग, बेसिक पे और कितनी ईयर है, एज है, वो लिख दीजिएगा। तो उससे एक टेंटेटिव आइडिया हम आपको दे देंगे कि आपकी पेंशन कब मिलने वाली है। खासकर से इसमें ज्यादा सोचने का विषय उन लोगों के साथ है जो अभी रिटायर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो बेसिक फॉर्मूला बनाया गया है वो P/2 इंटू Q/300 इंटू IC अपॉन BC ये करके बनाया गया है। तो अब इसमें अब हर एक चीज को देखना होगा हमें। जैसे अगर मान लिया उसका कुल जो जमा पैसा है उसका 50 लाख का मूल्य आ गया है और वो 10,000 यूनिट है, IC के रूप में है, इसका मतलब जो उसका कॉर्पस है वो कॉर्पस इतना जमा हो गया है अगर, और जमा हो जाना चाहिए था। देखिए इसके लिए मैं यूज करूंगा, जैसे मान लिया मैंने आपके सामने पे स्केल खोल दिया, आपका हर साल इंक्रीमेंट लगता है। तो अगर मैं इस 42 ग्रेड पे वाले पे बात करता हूं तो हर साल इसका 10% यहां से जाएगा, यानी 3540, यानी 3,540 रुपए यहां से जाएगा, 3,540 सरकार से जाएगा। तो ये अगर 10-10% नियमित रूप से गया है
कोई इसमें गड़बड़ नहीं हुई है, यानी पूरा का पूरा जमा हुआ है। तो इसमें जब हम बात कर रहे हैं कि अगर पूरा जमा होता है तो उन्होंने कैलकुलेट करके देख लिया, मान लिया उसका 50 लाख बनता है और 50 लाख बनता है जिसको बेंचमार्क कॉर्पस कह रहे हैं, और उसका जमा भी इतना हुआ, यानी दोनों चीज सेम है, जितना होना चाहिए जमा उतना हुआ है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा। अभी हमने देखा था कि उसकी जो लास्ट हम सैलरी मान रहे हैं कि उसने जो लास्ट मूल वेतन लिया था, औसत मासिक वेतन कितना, 12 महीने इतना लिया था। तो अगर हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं तो सिंपल है, 45,000 जो उसका पूरा एवरेज बना है 12 महीने का लास्ट का, अपॉन 2 इंटू, अब यहाँ पे क्यू, उसकी क्वालिफाइंग सर्विस पूरे 25 साल की है तो 300, और होनी चाहिए थी 300, ठीक है। उसका जो कॉर्पस इंडिविजुअल है 50 लाख, तो उसका बना भी इतना है। तो सिंपल इसमें फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ बाई 2 क्यों कह रहा है, क्योंकि 50% मिलना है इसलिए। तो बहुत कॉमन कैलकुलेशन में ये बोला गया है कि भैया उसे 22,500 मिलेंगे। और एक डियरनेस रिलीफ की बात की गई है इस स्कीम के बारे में, जिसको डिसाइड किया जाएगा। अगर लगता है सरकार को कि भैया इतने से तो उसका कुछ नहीं होने वाला, तो वो डियरनेस रिलीफ को डालेगी इसमें, तो आपकी पेंशन 22,500 प्लस डीआर बन जाएगी। यानी आप इन 5 शर्तों को अगर पूरा करते हैं तो। दूसरा केस आता है, यहां पर सेकंड केस में बोला हुआ है कि जो भी इंप्लॉय है वो फर्स्ट और 3 से 5 यानी दूसरे नंबर की नहीं करता। अब दूसरा नंबर कौन सा है, यानी उसने 25 साल की नौकरी नहीं करी है। तो हमने बात की थी कि जब 25 साल की नौकरी नहीं करी है, मान लिया उसने 10 साल की नौकरी करी है, तो जो 50% का कॉन्सेप्ट था, 25 साल के लिए 50% है, अगर वो 10 साल की करेगा तो ऑटोमेटिकली 50% घट के 20% आ जाएगा। यानी वो जो 50% मिल रहा था वो 20% मिलेगा उसको, क्योंकि उसकी सर्विस इतनी लंबी नहीं हुई है, वो कॉर्पस नहीं आ पाया होगा वहां पर। तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में उन्होंने माना भैया उसने कितने साल की सर्विस करी है, 15 साल की, तो 300 की होनी चाहिए, 300 महीने की, लेकिन उसने 180 महीने की गई है। तो यहां पर क्या होगा फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में यहां 300 के ऊपर की जो जगह है वो 180 हो जाएगी। यानी इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे जो 50% वाला मामला है वो टूट जाएगा। अब एक बात करते हैं यहां पे, अगर मैं इसमें कॉमन कैलकुलेशन की बात करता हूं यहां पे दोस्तों, 15 साल, 25 साल में हम कह रहे हैं कि भैया 50% देंगे, 25 साल में हम बोल रहे हैं 50% देंगे। अगर उसने 1 साल की नौकरी करी है तो 50/25 हो जाएगा, सिंपल मैथमेटिक्स की बात करते हैं। और लेकिन उसने करी है कितने साल की, 15 साल की। अगर उसने 15 साल की जॉब करी है तो 50 इंटू 15 अपॉन 25 तो इस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि उसे मिलेगा 30%। कितना मिलेगा, 30%। अब यहाँ पे जो 30% है उसकी जो एवरेज हमने निकाली थी, तो एवरेज हम बार बार देख पा रहे थे कितनी है, ऊपर हमने देखा था 45,000 है। तो 45,000 का अगर हम 30% सीधे सीधे भी निकाल दें तो वहां पर कितना बन जाएगा, 45,000 का 30% निकालेंगे तो देखिए इतना ही बनेगा। तो इस फॉर्मूले से निकालें या जो सिंपल मैथमेटिक्स जानते हैं उससे निकालें तो भी इतना हुआ। ये केस है उस केस में जब उसकी पूरी 25 साल की सर्विस नहीं हुई है। अगला केस लेते हैं दोस्तों, अगले केस में बात है, एक तो पूरा करता है लेकिन 3 से 5 पूरा करता है, यानी कि कौन सा, एक है और 3 से 5 है। और इस बार उन्होंने क्या किया, उसकी सैलरी को कर दिया है 10 साल की सैलरी और कॉर्पस कर दिया उसका 25 लाख। तो कॉर्पस तो कह रहे हैं कि 25 लाख था, 25 लाख ही है, कोई फर्क नहीं आया। और इधर आ गया आपका, इस बार 10 साल की नौकरी आई तो इतना। तो बहुत कॉमन सेंस में जैसे मैंने बताया कि अगर 10 साल है तो 10 साल में हमने बताया था कि 25 साल में 50%, तो 10 साल में आपका कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि सीधे सीधे अगर 45,000 का 20% निकाल दें तो भी आपका 9,000, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालें चाहे जैसा तरीका हमने बताया वो, और प्लस साथ साथ डियरनेस रिलीफ को तक बढ़ाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी आई है, इसने सेवा पूरी नहीं कर पाया था, क्योंकि 10 साल का क्लॉज लगा हुआ, तो 10 साल तो कर ली। तो 10 साल वालों के लिए नियम आया कि भैया कम से कम उसे 10,000 तो मिलेंगे, जबकि कैलकुलेशन में कितना आया, 9,000। और इसमें ध्यान रखना है कि बीच में उसने विड्रॉल ना किया हो, जितना उसका कटना चाहिए था प्रॉपर कट के आया हो। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर केस की, जहां पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ शर्तें पूरा करता है। देखते हैं जरा एक बार और, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ पूरी करता है, यानी कि दो चीज नहीं, एक तो उसकी सर्विस कम है और दूसरा
उसने कोई निकासी की है। तो इस केस में कैसे होगा दोस्तों? तो इसमें बोला 10 साल, यानी कि सर्विस पूरी नहीं की है, बिल्कुल ठीक हो गया। और यहां पर उसका जो कॉर्पस है बनना चाहिए था 25, क्योंकि उसने बीच में कहीं निकासी कर ली या बीच में गैप मार दिया, तो उसका बना है 22। तो यहां पर क्या होगा, उसी रेशियो में उसकी पेंशन में फर्क पड़ेगा। बनना चाहिए था 25 लाख, जो कि चार्ट से मिल जाएगा। उसकी पूरे जीवन की जो बेसिक पे थी उसका 10% निकाल लेंगे तुरंत और पता लगा लेंगे भाई ये तो आया नहीं, इसका कब कब कम आया है। अब ये कैसे पता लगेगा दोस्तों? इसका पता लगेगा जब आपका एनपीएस कटता था, उस स्टेटमेंट से मालूम हो जाएगा। अगर आपने बीच में एनपीएस में पैसा नहीं जमा किया है, 3 साल बीमार रहे, नहीं हुआ, कुछ हुआ, तो वहां से कंपेयर होगा यहाँ पे। और सेवा उसकी बिल्कुल है तो 20% के हिसाब से आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है कि वो 9,000 जो बन रहा था, तो 9,000 के हिसाब से उसका 10 मिल रहा था वहां पे। लेकिन यहां पर उसे 10,000 वाला फायदा नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि उसका कॉर्पस उसने निकाल लिया, अब उसकी वजह से कम हो गया है। अगर उसकी वजह से कम नहीं हुआ होता तो उसे निश्चित रूप से 10 मिलते, लेकिन यहां पर उसको नुकसान होगा क्योंकि उसने पैसा निकाल लिया है। अगर मैं नट सेल में बात करूं कि जो आपका पैसा वहां निर्धारित रूप से जमा होगा, तो आपको वो जो क्राइटेरिया है 50% पेंशन वाला वो पूरा होगा। अगर आपने बीच में डिस्टरबेंस करी है तो उसका रेशियो निकलेगा। दोस्तों अगले केस की बात करते हैं। तो अगला केस ये कहता है कि अगर कर्मचारी ने फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ यानी थर्ड नंबर को छोड़ दिया। अब थर्ड नंबर क्या है देखते हैं। थर्ड नंबर में कहता है कि उसने कोई चूक नहीं करी है, यानी कि चूक हो गई है उससे, ये नहीं है, ये शर्त है, ये शर्त फुलफिल नहीं कर रहा है, यानी कि उससे कोई चूक हो गई है और बाकी शर्तें पूरी करी हैं। जैसे कि उससे चूक चूक होने से क्या होता है, आपका जो नियम का कॉर्पस बनना चाहिए था, बेंचमार्क कॉर्पस, वो नहीं बन पाता है क्योंकि आपने कुछ समय नहीं दिया, इंडिविजुअल कॉर्पस नहीं बन पाया आपका उतना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस फॉर्मूले में क्या होगा, एक तो यहां पे कॉर्पस आपका कम हो गया, लेकिन सर्विस आपकी पूरी है, 50% आपको पूरा मिलना। तो इस हिसाब से आपका ये बन के आता 20,250, जबकि उसकी सैलरी, क्योंकि हर केस में हमने सैलरी कितनी ले रखी है उसकी लास्ट 45,000, तो 45,000 अगर सैलरी ले रखी है तो उसका जो 50% होता है वो बनता है 12,500। अगर 45,000 सैलरी है तो उसका जो बनता है 50% वो बनता है 22,500, लेकिन यहां बनेगा 20,250। अगला केस है दोस्तों जहां पर 1 से 4 नंबर तक की शर्त को पूरा करता है, पांचवी शर्त नहीं करा, यानी उसने क्या कर ली है, कुछ पैसा निकाल लिया है। तो इसमें भी क्या होगा, देखो पैसा निकालना या जमा ना करने से आपके कॉर्पस और उसके रेशियो में फर्क आता है। और ये रेशियो है इसी से, क्योंकि आपके इस वाले कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं आ रहा, इसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, आपके कॉर्पस में फर्क आने से आपकी एलिजिबिलिटी जो बननी थी वो नहीं बनती है। बननी चाहिए थी 22,500, लेकिन क्योंकि आपका कॉर्पस नहीं उतना बन पाया, यानी डिस्टरबेंस हुई है, तो आपकी बनी 18,000 और प्लस डीआर। तो आप इसकी कैलकुलेशन से अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट करके, नीचे हम एक फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म में अपना ये डिटेल्स डाल के आप हमारा नाम पता लिख करके अपना दे देंगे, तो हम उसको आपको निकाल के भी बता देंगे। अब दोस्तों अगला केस आता है, और मैं ये मानता हूं ये वाला जो केस है ये बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? आपने नौकरी करी मान लिया 35 साल, और 35 साल में आपका कॉर्पस व्यक्तिगत हो गया 55 और आपको चाहिए था 50। तो यहां पे क्या होगा, कोई भी बेनिफिट यहां आपको नहीं मिल रहा, यानी पेंशन आपकी उतनी ही रहेगी। तो ये उन लोगों के लिए शायद अच्छा नहीं है जो 35 साल में, 40 साल में रिटायर होंगे, उनके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि और लोगों के लिए तो क्या है, अगर कॉर्पस कम है तो सरकार तुरंत कट कर ले रही है, बाकी लोगों का कॉर्पस ज्यादा, तो उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, अब इसके बारे में कुछ भी क्लियर नहीं है। ठीक है, केवल एक चीज हो सकती है, जितनी उनकी सैलरी बनेगी, जैसे अभी हमने बात की थी, एक कैलकुलेशन में बात हुई थी कि भैया उनको 10% इमीडिएट देना। यहां पर मैं इस कैलकुलेशन को भी बता रहा हूं, 10% इमीडिएट देना। कैसे देना है? 10% देने के लिए उन्होंने कहा है कि लास्ट जो ड्रॉन उसकी बेसिक पे है, प्लस उस पे डीए जो मिलता है उसे, इन दोनों को जोड़िए और जितने साल की उसकी सर्विस हुई है इंटू कर दीजिए 2। मान लिया, क्योंकि हर 6 महीने की बात हुई है ना, मान लिया उसने 35 साल सर्विस कर ली, तो उसको क्या कर देंगे, 35 साल की सर्विस को 35 इंटू 2 कर देंगे, यानी कि 70 से मल्टीपल। तो जो आपका, अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी हमने देखा कि उसकी सैलरी जो है 45,000 है, और आज की तारीख में हम 50% का डीए कुछ मिला लें, तो मान लेते हैं ये 22,500 उसका डीए हो गया, मोटा मोटा 50%।
तो उसकी जो सैलरी बन रही है वो 67,500 बन रही है। तो अगर हम 67,500 को का 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6750, और 6750 इंटू हो जाएगा हमारा 70, इंटू क्या हो जाएगा 70। तो अगर हम इसके हिसाब से देखते हैं तो क्या एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि 6750 इंटू 70 तो ये बन जाएगा दोस्तों 005 इतना। तो लगभग 4,72,000 रुपए से जो 10% का इमीडिएट मिलना, ये रकम बहुत कम है। अब ये बताइए कि कोई व्यक्ति इतनी लंबी सर्विस करे, 35 साल सर्विस करे, और उस समय उसको अपनी जो वर्तमान जो सैलरी ले रहा है 67,000 या 70,000, उसका 10% भी ना मिले, क्योंकि ये जो 67,000 ले रहा है वो 12 महीने में करेंगे तो लगभग आएगी ये 8 लाख के आसपास। तो 8 लाख का यहाँ आधा 50% मिल रहा है। तो ये कम से कम 1 साल की पूरी सैलरी, तो कम से कम, बल्कि उसके बाद भी क्या 2 1 साल की सैलरी तो इमीडिएट मिलनी चाहिए। जैसे आपने पहले सुना होगा कि 35 लाख का पीएफ मिला उनको, इसमें इसका कोई वो ये 10% है, बहुत कम अमाउंट है वो। यानी आपका ही पैसा आपको दिया जा रहा है वापस। अब दोस्तों एक बहुत ही इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यहां पर क्या है कि जो एक केस है जिसमें 1 2 3 और 5th यानी 4 नंबर नहीं है। तो 4 नंबर क्या है? 4 नंबर है कि उसने डिफॉल्ट पैटर्न नहीं चुना। उसने कहा साहब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्योंकि डिफॉल्ट पैटर्न का मतलब है सरकार खुद जिम्मेदारी ले, भाई मैं लगाऊंगी पैसा, मेरा कम होगा मेरा होगा, कमी होगी तो मैं दूंगी। लेकिन आपने डिफॉल्ट पैटर्न नहीं चुना। तो जब डिफॉल्ट पैटर्न वही चुनता है जो अपने व्यक्तिगत कॉर्पस को निवेश करने के विकल्पों को चुनता है। मान लिया उसने अपना एक विकल्प चुना, उससे उसका क्या हुआ, जो जो इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट है वो कम हो गया, और होना चाहिए था इतना। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके जो उसने ऑप्ट किए थे उसकी वजह से शेयर मार्केट डाउन वगैरह हो गया। तो ऐसी कंडीशन में भी उसका कॉर्पस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर उसे पूरी 22,500 की पेंशन लेनी है, तो क्योंकि उसने डिसीजन खुद लिया था, तो रिटायरमेंट के समय उसको उतने जो जितनी यूनिट है उतने की भरपाई अगर कर देगा तो उसका काम बन जाएगा। मान लिया उसने कहा 2.5 लाख मुझसे ले लो, तो वो 2.5 लाख बढ़ने से उसका कॉर्पस 4750 हो गया, तो या फॉर्मूले में 4750 ले लिया, या उसने कहा मेरे से पूरा 5 लाख ले लो, तो उसका पूरा फिर यहाँ पे 22,500 बन जाएगा। अब इसमें एक उदाहरण और दे रखा है कि मान लिया 25 साल की किसी ने नौकरी कर ली है, अब उसका क्या है? उसकी ये है बेसिक पे। अभी हमने एक एग्जांपल भी दिया था आपको, डीए लग गया, उसकी सैलरी बनी इतनी, तो हमने क्या बताया था कि 1/10 कर लेंगे, और एल एल के लिए बोला सिंपल है कि 2 से गुणा कर लेंगे, जो एल निकाला है वो 2 से गुणा कर लेंगे। तो ये मैंने जो एग्जांपल आपको पीछे दिया था वही है लगभग, ठीक है। तो उसमें इन्होंने निकाला है कि अगर किसी की जो सैलरी थी टोटल इतना, बेसिक पे टोटल इतनी थी, और उसने कितने साल की नौकरी कर ली है, उसने 10 साल की करी तो इतना, तो इतना आ रहा है 481 आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि अगर आपको ये आइडिया लगाना है कि साहब मैं इतने ईयर में रिटायर होने वाला हूं और मेरी पेंशन क्या बनेगी, बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको मैं। देखिए 25 साल का क्राइटेरिया, तो इस सीट में देखिएगा थोड़ा सा छोटा दिख सकता है आपको। तो यहां पर मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक आम तौर पर वो 10 साल में और 10 साल में क्या होता है, एक वेतन वृद्धि मिल जाती है आमतौर पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। कुछ डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रमोशन के सिस्टम हो सकते हैं, तो मैंने ये माना प्रमोशन नहीं हुआ है लेकिन 10 साल में एक इंक्रीमेंट मिल रहा है। तो अगर मेरी सैलरी 18,000 से स्टार्ट हुई और 18,000 से यहाँ पे 10 साल बाद, अगला 12 साल बाद 25 साल में पहुंचा मैं 44,400, तो ये जो 44,400 जितने हमने एग्जाम्पल लिए ये लगभग वहां सेट बैठ जाते हैं। तो आपको इसमें यह भी पता लग जाएगा कि अगर आपका 45,000 का मामला था, 45,000 आपको लास्ट में मिल रहे थे, तो आपको ये तो लमसम मिल जाएगा, ठीक है। और सैलरी के सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ पे क्लियर हो गए कि आपको अपने रिटायरमेंट के समय में उतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करता हूं कि मान लिया वो ग्रेड यहाँ पर 35,400 पे ज्वाइन करता है और वो यहाँ पर 96,900 पहुंच जाता है। तो 96,900 पे जब उन्हें 45,000 का निकाला तो क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा अगर शर्तें पूरी होती हैं। तो लगभग उसको ऐसा कह सकते हैं कि जितना भी उसका ये बन रहा है बेसिक पे, उसका 50% सीधे सीधे निकाल लीजिए आप। 50% ऐसे आइडिया लगा सकते हैं 25 साल पे आप कहाँ होंगे। अब यहाँ
अगर मैं ऐसे बात करूं कि भैया किसी की जो है जॉब बहुत ज्यादा हो गई है, मान लिया वो आज यहाँ पहुंच गया है, एक 149,100 पहुंच गया है, तो 149,100 पहुंचने पे उसको उसका जो है 50% इसका सीधे सीधे इसका 50% निकल जाएगा। कॉर्पस उसने नियम से जमा किया, पूरा किया, अच्छी बात है। लेकिन जो नुकसान की मैं बात बता रहा हूं कि जब उसकी सैलरी इतनी अच्छी चल रही है तो वो एनपीएस में 10 और 14% देता, तो बड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन वहां जा रहा था, क्योंकि एनपीएस में 10% एम्प्लॉय, 14% गवर्नमेंट दे रही थी। यहाँ पे क्या है, 10% और 10% का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, और जो 8.5% का एडिशनल रखा हुआ है वो तब है कि अगर उसमें कॉर्पस में कमी आएगी तो गवर्नमेंट इसको पूरा करेगी। यहां पर फायदा किसको मिलने वाला? फायदा दोस्तों उसको मिलने वाला जिसने ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन लिए। अब ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन से मतलब है, मान लिया उसने ज्वाइन किया था 18,000 में, 2-3 साल में कोई एग्जाम देके पहुंच गया 28,700 में, फिर 4-5 साल में एग्जाम देके पहुंच गया मान लिया यहाँ पे, और फिर पहुंच गया यहाँ पर, और फिर पहुंच गया है वो यहाँ पर। अगर जिस डिपार्टमेंट में प्रमोशन की ज्यादा वो है तो उस डिपार्टमेंट में उनकी पेंशन फिर उसी एलिजिबिलिटी के साथ अच्छी बन जाएगी। और दोस्तों जब बात आती है कि आपको एनपीएस लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, तो यहां आपकी कैलकुलेशन सामने दिख रही है। हाँ, एक बात और है कि 8th बाइपर्टाइट और 9th बाइपर्टाइट हो सकता है आपको सामना करना पड़ जाए, तो वहां पे जब हम सैलरी देख रहे हैं तो हमारी सैलरी अगर बढ़ रही है 15 से 20% के आसपास बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से आपको यहां पर भी ग्रोथ मिलना तय हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने बोला बेसिक पे का, अब बेसिक पे कितना जंप मारती है इस बात पे निर्भर करेगा। तो दोस्तों ये मैंने कैलकुलेशन करके बताई, आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या कर दिए, और इसके साथ हम लिंक डाल देंगे, अपनी जानकारी उसमें दीजिएगा। दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो एनपीएस जिसका विरोध हमेशा से चलता रहा है कि भैया ओल्ड पेंशन स्कीम लाओ, उसकी जगह पिछले साल सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च की थी जो कि ना तो एनपीएस थी ना ओपीएस थी, उसका नाम था यूपीएस। उसके लिए मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाया था, उसमें सारी जानकारी वहां पर आपको दी थी, इस आई बटन पर आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक बीच का रास्ता सरकार ने हम लोगों को दिया था, और इसमें ऑप्ट करने का भी ऑप्शन दिया कि आपको कहा कि आप चाहें तो एनपीएस में बने रहे या आप जो है यूपीएस में आ जाएं। कुछ खास बातें इसकी क्या थी? सबसे पहली बात है, इसमें मिनिमम 10,000 की पेंशन का प्रोविजन था। नंबर 2, इसमें जो ईयर सर्विस था वो 25 साल था। 25 साल तक अगर कोई सर्विस कर लेगा, वो अगर वॉलेंटरली रिटायरमेंट लेता है तो उसको इस पेंशन की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। उसके अलावा तीसरा यह था, कोई 10 साल की नौकरी कर लेता है और वो रिटायर हो जाता है, यानी कि जिस समय उसकी रिटायरमेंट एज है उस समय उसकी मात्र 10 साल की सर्विस हुई है, उसको भी पेंशन मिलेगी। अब 25 साल के क्राइटेरिया और 10 साल के क्राइटेरिया, तो इसमें क्या किया था, प्रोपोर्शनेट, जितने साल की उसकी सर्विस हुई होगी उतना, यानी कि 50% उसकी सैलरी का पेंशन फिक्स किया गया था। इस 50% में अगर उसकी सैलरी, उसकी जो जॉब है 25 साल नहीं हुई है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि जितने साल कम हुई है उतने परसेंटेज उस रेशियो में कम हो जाएंगे। उसके अलावा फैमिली पेंशन को क्या स्कीम थी कि जो भी उसकी पेंशन बनी थी, अगर उसकी डेथ हो जाती तो जो उसकी बनी थी पेंशन या बनेगी उसका 60% उसको मिल जाएगा। अब बात आती है कि जो लोग एनपीएस में बने रहने देना चाहते हैं, जो लोग बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए रूल ये आया है कि वो एक ऑप्शन मिलेगा उनको, वो बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं। और जो नए एम्प्लॉय आए हैं तो नए एम्प्लॉय के लिए क्या कहा गया है कि वो भी एक बार ऑप्शन मिलेगा, वो चाहे तो एनपीएस में बने रह सकते हैं, लेकिन अगर वो एक बार यूपीएस को ऑप्ट कर लेंगे तो वो नहीं होगा। तीसरी एक बात जो इंपॉर्टेंट इसमें आई वो ये आई कि भैया जो भी एनपीएस में आपका कॉर्पस है वो सरकार का हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि हमें एनपीएस लेना है यूपीएस लेना है। तो दोस्तों इसके लिए जो है, अगर आप पुराना बहुत लंबा आपका एनपीएस में अच्छा कंट्रीब्यूशन हुआ है, उस वैल्यू को एक सिंपल कैलकुलेशन से आप ये देखें कि उससे आप क्या कर सकते हैं। मान लिया आपने प्लॉट ले लिया या कहीं पीपीएफ में जमा किया, ऐसी जगह जमा किया जहां पे अच्छी अर्निंग आ रही है, तो वहां पे आपका विवेक काम कर सकता है
यानी आज की सैलरी बेसिक पे प्लस डी पे जो 50% का इन्होंने कॉन्सेप्ट रखा हुआ है उस हिसाब से ही, ठीक है। और इसकी कैलकुलेशन तो आने वाले समय में और क्लियर होती जाएगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इतना वीडियो देखने के बाद चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलत बात है दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं आपके बेनिफिट के लिए। जितनी भी जानकारी होती है, कॉम्प्लिकेटेड जानकारी को एक सिंपल फॉर्म में हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, हम चलते हैं अब इस वीडियो के उस पार्ट की ओर जिसमें हम एक एक बिंदु को, क्योंकि जिस सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी अनाउंसमेंट जो 24 में किया था, 25 में अब गजट नोटिफिकेशन, और ये अनाउंसमेंट केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए है। इसका मतलब ये हुआ आने वाले समय में राज्य सरकारें भी इसको ऑप्ट करने के बहुत बड़े चांसेस हैं, तो वो भी उनको ऑप्ट कर सकती है। तो अभी तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, लगभग 50 लाख कर्मचारी जो हैं उनके लिए आई है। हाँ, जो लोग अभी रिसेंटली रिटायर्ड हो गए हैं उनके लिए भी इसमें ऑप्ट करने का ऑप्शन दिया गया। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, डिटेल जो हमारा गजट नोटिफिकेशन आया उस गजट नोटिफिकेशन को देखते हैं कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको दी गई है। तो इसमें देखिए दोस्तों, ये 25 जनवरी को एक गजट नोटिफिकेशन यहाँ पे अनाउंस हो गया है, और इस गजट नोटिफिकेशन में केंद्र सरकार का है, तो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो उसको जारी कर रही है। और ये है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकल्प के रूप में जो यूपीएसएस को वो चुनना, इसकी इसमें बात की गई है, ठीक है। क्या बातें हैं? सबसे पहली बात जैसे मैंने बताया था कि भैया आपकी कम से कम कितनी 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, जो कि रिटायरमेंट के समय होती है। मान लिया आपका रिटायरमेंट डिपार्टमेंट में 55 साल की सबकी एज में रिटायरमेंट होता है, तो यानी कि आपकी 10 साल की सर्विस हो जानी चाहिए तब तक, ठीक है। यानी रिटायरमेंट या सुपर एन्युएशन इसको टेक्निकली बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट। तो इसमें कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो कि क्या है, केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारी होते हैं, उनके अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है, यानी उनके लिए अलग रूल है के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्त, यानी कि उनको अगर जल्दी भी सेवानिवृत्त किया जा रहा तो उनके लिए वो 10 साल का रूल लागू नहीं होगा, ठीक है। जैसा मैंने बताया था कि भैया ये अगर स्कीम का लाभ लेना चाहते हो और 25 साल की सर्विस आपने कर ली है, ठीक है, और उसके बाद वीआरएस ले लेते हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि 25 साल के बाद वीआरएस लेने पे आपको मिलेगी सुविधा। लेकिन अगर सरकार आपको हटाने या बर्खास्तगी करती है या कर्मचारी रिजाइन करता है तो ये जो है उपलब्ध नहीं होगा इस मामले में, ठीक है। ऐसे मामले में एकीकृत योजना का विकल्प लागू नहीं होगा, ठीक है। लाभ की बात करते हैं तो लाभ की बात में अभी हमने बोला था कि 50% मासिक औसत मूल वेतन का 50%। अब पिछले तुरंत 12, मान लिया आप जो है 31 दिसंबर को रिटायर होते हैं, तो पूरे साल आपने जो भी, मान लिया 2024 को रिटायर हुए थे आप, तो पूरे साल में जो वेतन मिला था उसका मूल वेतन का मासिक औसत, ये ध्यान रखिएगा, मूल वेतन का है। तो आमतौर पर एक कर्मचारी जब 20-25 साल नौकरी कर लेता है और वो लगभग 40,000 पर ज्वाइन करता है, तो उसकी लगभग जो बेसिक पे होती है वो 70 के आसपास हो जाती है, 70-75, तो उसका आधा यानी 35-40 हजार रुपए। तो इसका अंदाजा आप मोटा मोटा ही लगा लीजिए कि लास्ट में जो पेंशन आपको मूल वेतन आपका है उसका 50% मोटा अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो आमतौर पर अगर आप 60,000 के उसमें है तो 30,000 आपकी तय हो जाएगी, ठीक है, अगर आप रिटायर होने वाले हैं। और अगर आपकी बहुत जॉब है तो जो जितना आपका, आप सीधे स्केल देख लें उसमें पे स्केल में कहां तक पहुंच जाएंगे, उसका आप 50% आप कर लीजिए, ठीक है। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष। अब ये जो 50% का स्केल है वो तब होगा जब आप 25 वर्ष की सेवा कर लेंगे। अगर मान लिया आपने केवल जो है 10 वर्ष की सेवा करी है मान लिया, ठीक है, तो आपको 20% ही मिलेगा। यानी जिनकी सेवा कम है, 10 से 25 से कम है, तो उनको और कम पेमेंट मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा वही रेशियो में मिल जाएगा। तीसरा, एक इसने बोला हुआ 10 साल या उससे अधिक अगर आपने नौकरी कर ली तो कम से कम आपके हाथ में 10,000 रुपए और दिए जाएंगे, ऐसा कहा गया है, ठीक है। और
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए, यानी कि अभी आपकी उम्र है 51 ईयर और आपने वीआरएस ले लिया। अगर आपने यहां पर वीआरएस ले लिया तो आपको 9 साल वेट करना पड़ेगा, यानी आपकी पेंशन जिस दिन रिटायरमेंट की एज थी तभी से मिलेगी। ठीक है, कर्मचारी की अगर मृत्यु हो जाए तो जो भी उसको भुगतान मिल रहा था उसका 60% उसके कानूनी रूप से जो भी उसके पीछे विवाहिता पति या पत्नी है उनको मिल जाएगा। ठीक है, महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान। अब ये मामला जो है जैसे महंगाई राहत, तो अभी इस पे बात आ रही है कि अगर किसी समय पे आने वाले 5-10 सालों में इस पेंशन से उसका गुजारा नहीं होता तो कोई रिकमेंडेशन अगर आती है तो वहां पर इस पे कुछ और इंक्रीमेंट की बात कही गई है। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पे लागू महंगाई भत्ते की तरह की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी। ठीक है, अगली बात आती है कि अगर आपने जो सर्विस थी, जो एलिजिबल सर्विस थी, प्रत्येक 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों जिसमें मूल वेतन और महंगाई है का 10% एक मुश्त अनुमति, यानी कि जब आप जितनी आपने जॉब कर ली है तो उस जॉब का हर साल का 6 महीने यानी एक साल में 2 टुकड़े हो गए आपके। ठीक है, उन 2 टुकड़ों में क्या मिलेगा आपको, मासिक परिलब्धियां जो मासिक आपको मिलता है मूल वेतन और महंगाई भत्ता, उसका 10% से एक मुश्त राशि भी आपको दी जाएगी। यह एक मुश्त भुगतान सुविधा उसको मात्रा को प्रोवाइड, यानी कि आपका जो पेंशन है वो अलग चल रहा है और ये एक राशि आपको अलग से दी जाएगी। ठीक है, एकीकृत पेंशन योजना के 2 निधियां बनाई हैं। एक तो ये जो कर्मचारी अपना हिस्सा देता है और उसी के बराबर सरकार भी देती है। ठीक है, के साथ एक व्यक्तिगत कार्पस और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान का एक पूल, यानी कि केंद्र सरकार इसके अलावा भी एक पूल कॉर्पस बना के रखेगी जिससे कि किसी भी कर्मचारी की पेंशन देने में देरी या अयोग्यता ना हो, यानी कि एलिजिबल अपना फंड बना के रखेगी। ठीक है, कर्मचारियों का अंशदान 10% होगा, केंद्र सरकार का भी 10% होगा और ये सब कहां जमा, वो कर्मचारी के व्यक्तिगत में, यानी कि इनिशियली जो ये 10-10 है वो तो कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में आएगा और एक अलग से अतिरिक्त बना के रखेगी सरकार। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं के अनुमानित 8.5% मूल वेतन और महंगाई भत्ता का अतिरिक्त अनुदान, यानी कि सरकार एक पूल में जो बना के रखेगी जिससे कभी भी उसका दिक्कत ना हो, भुगतान सुनिश्चित किया जा सके, एक अलग से उसका मूल वेतन महंगाई का 8-8.5% भी अलग से उसको व्यवस्था पूल कॉर्पस के स्थान पर रखेगी। ठीक है, कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं, यानी कि जो ऊपर 10 और 10-20% था ना ये वाला, इसके लिए कर्मचारी इन्वेस्टमेंट के लिए अलग अलग जो जैसे एनपीएस में था वो अपना सकते हैं, लेकिन जो अलग से सरकार कर रही है जमा उस पे वो डिफॉल्ट पैटर्न जो भी होगा वो अगर उसने नहीं अपनाया तो सरकार का जो नियामक जो पेंशन नियामक अधिकरण का है प्राधिकरण ने जो भी तय किया हुआ उसी पैटर्न पे इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि वो जो पैसा जमा हो रहा है उसकी ग्रोथ से ही तो आपको पेंशन मिलनी है ना। उसके बाद बात आती है केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय पूरा, और ये आप इसमें दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कर्मचारी जो पेंशन की इस तारीख से पहले सेवानिवृत्त हो गए तो उनको भी इसका विकल्प चुनने का एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, एकीकृत ये यूपीएस जो स्कीम है विकल्प के परिचालन में आने वाली प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्वान कर्मचारी के साथ साथ केंद्र सरकार भावी, यानी कि जो नए कर्मचारी आएंगे उनको भी इसका एक वो दिया जाएगा। एक बार चुने जाने के बाद ये अंतिम अवसर होगा, यानी जो उन्होंने कर लिया वो होगा। ठीक है, और अगर वो जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो एनपीएस है वो उसमें कवर कर रखा है, अब वो इस विकल्प के परिचालन की प्रभावी सेवा में है अभी और वो एकीकृत का यूज करते हैं तो उसका जो भी कॉर्पस होगा वो यूपीएस वाली स्कीम में पैसा सरकार के पास आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें तो मिलना नहीं है अब उसको। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जो है उसके अंतर्गत जो भी कर्मचारी किया हुआ और वो उसको नया वाला विकल्प ले लिया उसने, तो उसमें क्या होगा, जो विकास करने के दौरान निर्धारित तरीके से बेंचमार्क कॉर्पस मूल्य की गणना
निम्नलिखित पूर्वानुमान अनुमानों के साथ की जाएगी। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें, आप इसे पढ़ सकते हैं, बट ये टेक्निकल बात है, इसका एक कर्मचारी से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है दोस्तों। और अगर अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर जो यूपीएस स्कीम का विकल्प ले रहा है कर्मचारी, उसकी अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वो कार्य, मतलब ये डिसाइड करने का जो डिसीजन है, जो जहां वो कर्मचारी काम कर रहा है वही बताएगा हाँ जी ये उस लायक है या नहीं है। ठीक है। जो भी रिटायरमेंट की एज है, इसको हम अधिवर्षिता का बोलते हैं, सुपर एन्युएशन भी बोलते हैं, उसमें सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कार्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कार्पस में व्यक्तिगत कार्पस के मूल्य अंशों को, तो बेसिकली ये कह रहे हैं, यहां पर कहना चाह रहे हैं कि जो भी व्यक्तिगत उसका कार्पस मूल्य है उसको वो उस कॉर्पस में क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, जिससे उसकी पेंशन बन पाए। ठीक है। यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कार्पस से पूल कार्पस के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य यूनिट बेंचमार्क, तो ये बेसिकली जो नीचे वाले मैटर हैं, इनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको जो इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, वो दे दी। और खासकर से ये वाली बात यहां देखिएगा, एकीकृत पेंशन योजना का प्रणाली 1 अप्रैल से ये प्रभावी हो जाएगी। यानी जो लोग आपको जल्दी जल्दी ऑप्शन आएंगे, तो उसके बाद 1 अप्रैल से ये लागू भी हो जाएगी। ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा जो है ये कैलकुलेशंस के वो दिए हुए, इसके लिए मैंने बताया कि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आपको इतनी इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो हमने बनाया था। दोस्तों, अगर आप ये जो डिटेल वाला वीडियो भी देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि वो जैसे ही वीडियो आएगा तो दोस्तों आप एक मोटा जो अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आपने बहुत लंबा समय एनपीएस में बिता दिया और अच्छा कॉर्पस वहां हो रहा, रिटायरमेंट होने वाले हैं, तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेशन करके ही डिसीजन लीजिएगा। जो नए लोग हैं उनके लिए ये बात आ रही है कि भाई अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो भैया चलो ठीक है, 25 साल नौकरी कर लेना, 25 इंक्रीमेंट अपने जॉब में जोड़ लेना, वहां कहां पहुंचते हैं उसका उतना परसेंट रहेगा उस समय पे, तो उस हिसाब से देख लेना। तो कई मायनों में देखा जाए तो अच्छा डिसीजन भी हो सकता है। अगर मान लिया शेयर मार्केट अच्छा चलता गया तो एनपीएस में फायदा होगा आपको, और अगर अच्छा नहीं चला तो भैया इतना तो मुझे मिल ही जाए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हमारा जो है जो 8 पे कमीशन लागू होने वाला है, और आपके पास 2 मौके आएंगे तो आपकी सैलरी में एक अच्छा जो है इजाफा मिल सकता है। तो उसके हिसाब से आपको देखना है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो बनाया, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।